आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में। तो दोस्तों, एंटी अस्थमेटिक ड्रग से पहले हम अस्थमा डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद कौन कौन सी ड्रग्स इस अस्थमा डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्शन, ठीक है, ये अस्थमेटिक एयरवे शो किया हुआ है जिसमें क्या है, ये नॉर्मल ह्यूमन दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो एयर पैसेज है, ये मतलब कि हवा पास होने के लिए, जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें एयर पास होने के लिए ये पोर्शन है, ठीक है, नॉर्मली में। और इसमें क्या होता है, अस्थमा होने के बाद ये जो ल्यूमन पोर्शन है ये नैरो होना शुरू हो जाता है। ये जो डिजीज़ है अस्थमा का, ये होता कहाँ पे है, ये आपके सामने डायग्राम शो की हुई है द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ट्रैकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है ब्रोंकस, तो ये जो सारा है ये पैसेज है एयर कंडक्शन के लिए। तो अस्थमा का जो डिजीज़ है वो यहीं पे होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। आगे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले ये 3 पॉइंट्स ज़रा आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि जब ल्यूकोट्राइन्स इंक्रीज़ होते हैं बॉडी में तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। जब म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। इस डायग्राम में आप समझ रहे हैं अच्छे से, अस्थमैटिक एयरवे शो किया हुआ डायग्राम जहाँ पे म्यूकस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जिसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। तो ल्यूकोट्राइन कैसे इंक्रीज़ करते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम ये बात करेंगे कि ल्यूकोट्राइन इंक्रीज़ कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आगे एक पाथवे है जिसका नाम लिखा है अरेकिडोनिक एसिड पाथवे। तो इस पाथवे के थ्रू क्या है, ल्यूकोट्राइन जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अरेकिडोनिक एसिड पाथवे है वो 2 पाथवे में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला पाथवे है जहाँ पे ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस होता है, और दूसरा जो पाथवे है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है। तो ये जो पाथवे है ये कैसे होता है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, जो ल्यूकोट्राइन है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नेम 5-लिपोऑक्सीजिनेज। तो ये जो एंजाइम है इसकी हेल्प से ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज होता है और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लाइपोऑक्सीजिनेशन। लाइपोऑक्सीजिनेशन। जो अगला पाथवे हम बात कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की। अब इस सिंथेसिस ये जो होती है ये होती कैसे है, तो ये होती है विद द हेल्प ऑफ कॉक्स एंजाइम। इसका पूरा नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो ये आपने ये पाथवे देखा है जिसके द्वारा क्या है, ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज हो रहा है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये तो बात हुई कि अभी ये बैलेंस में है, ठीक है। अभी अस्थमा हुआ नहीं है, अभी ये नॉर्मल स्टेट में है, ये नॉर्मल पाथवे है। अब क्या होता है कि ल्यूकोट्राइन इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम एक फैक्टर उठा लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनसे अस्थमा हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, और भी हम जो क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एलर्जेंस हो गए, ठीक है, उनके द्वारा क्या है ये अस्थमा होता है, ये हमें मतलब कि पता है, नोन। तो एक फैक्टर और भी आता है जिसको हम बोलते हैं एस्पायरिन। तो अगर हम बात करते हैं एस्पायरिन की, तो ये क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम है इसको इनहिबिट कर देता है। कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देगा जिसके कारण क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी सिंथेसिस रुक जाएगी। और क्या होगा, जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे है ये इस तरफ मूव हो जाएगा और जिसके कारण ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो जब म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ब्रोंकोस्पाज्म। तो आगे हम एक और बात करते हैं, ल्यूकोट्राइन में हमारे पास कौन कौन से ल्यूकोट्राइन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनकी बात करते हैं, ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 एंड ल्यूकोट्राइन E4।
ये हमारे ल्यूकोट्राइन के टाइप्स हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन में हम बात करते हैं, कौन कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होती हैं? PGF2, PGI2 एंड PGE2। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो ये है ल्यूकोट्राइन की टाइप और ये है प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप। तो यहाँ पे अगर कोई फैक्टर आके साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी और सारा फोकस कहाँ पे? ल्यूकोट्राइन की तरफ बढ़ाएगा और यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने पे क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी, ये तो हमारा हो गया टॉपिक एराकिडोनिक एसिड पाथवे का। ये जो सारा मैकेनिज़्म है ये हो कहाँ पे रहा है? ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद हम एक और फैक्टर की बात करते हैं। मान लो एलर्जेंस हैं वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? ठीक है, अब मान लीजिए ये एलर्जेंस हैं। ठीक है, अब ये एलर्जन क्या करेंगे? ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, हमारी बॉडी में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स क्या करेंगे? ये डेंड्राइटिक सेल्स, और इन्होंने क्या किया? इसको टारगेट किया, एलर्जन को। कैसे टारगेट किया? इन डेंड्राइटिक सेल्स के पास क्या होता है? एक रिसेप्टर। ठीक है, और इसका नाम है MHC सेकेंड रिसेप्टर। ठीक है, तो इन सब के पास क्या है? MHC सेकेंड रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर पे जाके ये जो एलर्जन है ये बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एलर्जन है ये बाइंड कर गए इस पे। अब आगे क्या होता है? ये जो है डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, ये रिसेप्टर मैं इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, MHC सेकेंड, और ये जो है रिसेप्टर पे ये बाइंड हो जाते हैं एलर्जन। ठीक है, और ये जो मैकेनिज़्म होता है, ये प्रोसेस होता है, ये फैगोसाइटोसिस के स्पोर से भी होता है। ठीक है, मैकेनिज़्म फैगोसाइटोसिस आप सभी को पता ही है, मैकेनिज़्म जो एनगल्फ करना, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को। तो डेंड्राइटिक सेल अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके थ्रू बाइंड भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये जो है डेंड्राइटिक सेल अब आगे जाके क्या करता है? ठीक है, तो आगे जाके हमारे पास होते हैं टी हेल्पर सेल्स। तो ये है, हमने बनाया टी हेल्पर सेल्स, और इसके ऊपर एक पॉइंट होता है जिसका नाम है CD4 सेल्स, और इसका पूरा नाम क्या है? टी हेल्पर 2 सेल। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे CD4 सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और इसका नाम है टी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे CD4 सेल और यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर। अब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, ये डेंड्राइटिक सेल यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल आया और यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा? ये पोर्शन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे जो है एलर्जन ये फ्री हो जाएगा और ये यहाँ बाइंड कर जाएगा टी हेल्पर 2 सेल्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? अब ये जो है टी हेल्पर सेल ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकोट्राइन 4 एंड इंटरल्यूकोट्राइन 5। शॉर्ट फॉर्म में हम IL4 भी लिख देते हैं और IL5। अब फर्दर इसकी 4 एंड 5 की अलग अलग मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इंटरल्यूकोट्राइन 4 की हम मैकेनिज़्म देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। इंटरल्यूकोट्राइन 4 ने क्या किया? एक्टिवेट किया किसको? प्लाज्मा सेल को। अब प्लाज्मा सेल से क्या प्रोड्यूस हुए? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने पे ये जाके बाइंड हो जाएंगे मास्ट सेल के रिसेप्टर के साथ। ठीक है, ये IgE एंटीबॉडीज़ हैं और ये बाइंड हो रहे हैं
मास्ट सेल के साथ, रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है। अब ये मास्ट सेल क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्ट सेल रिलीज़ कर रहा है हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स को, ठीक है। तो ये है इंटरल्यूकोट्राइन का मैकेनिज़्म जो है आगे फर्दर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंटरल्यूकोट्राइन 5। इंटरल्यूकोट्राइन 5 का मैकेनिज़्म, ठीक है। इंटरल्यूकोट्राइन जो है वो एक्टिवेट करेगा इओसिनोफिल को। तो ये जो है इओसिनोफिल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इओसिनोफिल नाम सुने होंगे आपने, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल। तो उनमें से एक जो है इओसिनोफिल, उसको ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद जो इओसिनोफिल है ये रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, यहाँ पे 2 चीज़ें रिलीज़ करता है। पहला आ गया यहाँ पे ल्यूकोट्राइन, ठीक है। ल्यूकोट्राइन रिलीज़ करेगा और क्या कर सकता है रिलीज़, ये साइटोकाइन भी रिलीज़ कर सकता है। साइटोकाइंस हो गए, ठीक है। ल्यूकोट्राइन हो गए, साइटोकाइंस हो गए। और क्या रिलीज़ करता है ये, प्रोटीएसेस, ठीक है। तो ये ल्यूकोट्राइन रिलीज़ कर रहा है, साइटोकाइन रिलीज़ कर रहा है, प्रोटीएसेस रिलीज़ कर रहा है। अब ये जो प्रोटीएसेस होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो सकता है अस्थमा पेशेंट में। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो सकता है। कैसे, ये जो है रेस्पायरेटरी ट्रैक है, जो रेस्पायरेटरी ट्रैक को डैमेज कर सकता है। प्रोटीएसेस रेस्पायरेटरी ट्रैक को डैमेज कर सकता है। और इधर से हम बात कर रहे हैं ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज हो गया। इंटरल्यूकोट्राइन 4 से क्या सिंथेसाइज हुआ, ल्यूकोट्राइन। और यहाँ भी क्या है सिंथेसाइज हुआ, ल्यूकोट्राइन। अब ये जो है ल्यूकोट्राइन, ये क्या होते हैं, ये WBC को अट्रैक्ट करते हैं। WBC को अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास ल्यूमन होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यहाँ मैं ल्यूमन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और पहले ये क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में जो ये पैसेज है, ये वाला जो पैसेज है ये काफ़ी बड़ा होता है। बट जब ये इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया, ठीक है, म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो गया ल्यूकोट्राइन की वजह से, तो ये जो है ल्यूमन ये छोटा हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया, ठीक है। और ये जो सारी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही थी, हमने पीछे जो डिस्कस की है, ये सारी हो रही है म्यूकोजल एंड सब म्यूकोसल पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 मैकेनिज्म पढ़ लिए। तो यहाँ पे देखो ये ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ भी ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज हो रहा है। और हमने सबसे पहले टॉपिक के शुरू में ही हमने पहले ये डिस्कस किया था कि ल्यूकोट्राइन जो है ये म्यूकस प्रोडक्शन करवाता है। म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण ये जो अस्थमा डिजीज़ होता है। तो इन सारे मैकेनिज़्म से क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या हमने देखा कि नंबर फर्स्ट, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के बाद मसल जो है म्यूकस जो है सिक्रीट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या है, WBC अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। WBC अट्रैक्ट होने पे दैट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ होगा, यानी वस्कुलर परमिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, वस्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, म्यूकस इंक्रीज़ हो रहा है, वस्कुलर परमिबिलिटी हो रही है। इन सब से क्या हो रहा है, ल्यूमन जो है वो शॉर्ट हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है। उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है।